आज हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट्स हर एक वीडियो में किए हैं कि हमें नरेशन के बारे में सीखना है, तो आज हम लोग नरेशन के बारे में सीखेंगे। नरेशन है क्या? हिंदी में नरेशन को कथन कहते हैं। तो अब नरेशन बनाया कैसे जाए, नरेशन होता क्या है, उसे कितने भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ होता है, उसके बनाने के नियम क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे शुरू करेंगे कि नरेशन क्या है। आपको समझना चाहिए कि नरेशन क्या है। दिखाई बिल्कुल देख रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वक्ता के शब्दों को बोलने की कला को नरेशन कहते हैं, कथन कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए रिपोर्टर, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए रिपोर्टर चाहे स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। न क्लियर है कि बोलने वाले को यानी वक्ता के बोलने की कला को नरेशन कहते हैं। अब नरेशन बोलने की कला कितने प्रकार की होती है? हर इंसान की बोलने की कला दो प्रकार की होती है। एक कोई चीज़ प्रत्यक्ष बोलता है और एक चीज़ कोई अप्रत्यक्ष बोलता है, यानी कोई डायरेक्ट बोलता है, कोई इनडायरेक्ट बोलता है। उसी तरह से नरेशन, वही है नरेशन कि नरेशन को कोई वक्ता डायरेक्ट रूप से बोलता है। डायरेक्ट वक्ता के मतलब कि बात को जब हम उसी तरह से हूबहू उसी तरह से रख दें, वो डायरेक्ट हो गया। अब उसके बात को थोड़ा सा बदल करके इधर उधर करके लिखा जाए तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। इसके कुछ नियम होते हैं, ऐसे नहीं बदल सकते हैं। तो नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है? ये देखिए, नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन दो प्रकार का हुआ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इन दोनों को समझना जरूरी है। यानी नरेशन के कितने पार्ट हो गए? दो। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। ये वक्ता के कही हुई बात दो प्रकार की होती है। माने डायरेक्ट जो स्पीच है क्या है कि प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन। यानी वक्ता के कथन को जब हम हेर फेर करके इधर उधर बदल करके अपनी भाषा में लिख देते हैं, तब क्या हो जाता है? वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो अब देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच जब हम वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में उसी की कही हुई बात जब रखते हैं या कहते हैं या लिखते हैं, तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के कही हुई बात को जब हम बदल करके उसका सारांश व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन कहिए चाहे इनडायरेक्ट स्पीच कहिए। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वो जो है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रहता है, वो इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। जब आप डायरेक्ट स्पीच को रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे यानी नरेशन चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो कॉमा आता है वो भी हट जाएगा। उसके बदले में क्या होता है? कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है अक्सर। हाँ, तो ये हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, वो इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, सीता सेड टू रीता, सीता सेड टू रीता, आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे। उसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? सीता टोल्ड रीता दैट सी वाज बिजी दैट डे। ये इनडायरेक्ट हो गया। अभी आई की जगह सी आ गया, ये पर्सन चेंज हो गया, इसके नियम हैं आगे हम पढ़ेंगे। दैट हो गया। और जब ये सी वाज बिजी दैट डे लिखा, इसमें कोई कॉमा और कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है।
ये है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस और इसकी परिभाषा। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ऊपर के सेंटेंस से, वाक्य से बिल्कुल ही क्लियर है, स्पष्ट है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कुछ परिवर्तन किया जाता है। बिना परिवर्तन किए नहीं बन सकता इनडायरेक्ट स्पीच, तो परिवर्तन किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस परिवर्तन को ही रूल्स ऑफ नरेशन कहते हैं। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ नरेशन कहते हैं। तो रूल्स ऑफ नरेशन को समझने से पहले हमें कुछ नरेशन के टर्म्स को पढ़ना जरूरी है कि उसके टर्म्स कितने हैं। तो इसके टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन के कितने टर्म हैं, नरेशन 2 भागों में बांटा गया, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसके रूल को, रूल्स ऑफ, इसको चेंज करने के रूल को क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ नरेशन, नरेशन कहते हैं। अब नरेशन के टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स हैं, मानिए जो वाक्य है उसमें 3 तरह की चीजें पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 चीज है और तीनों चीज को चेंज करने का नियम अलग अलग हम बताएंगे। तो देखिए अब बताता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, जैसे सीता सेड टू रीता, वो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। और सेड क्या हुआ, सेड क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का ये वर्ब है। ये देखिए, सीता सेड टू रीता आई एम बिजी टुडे, वही सेंटेंस है। इसमें इस वाक्य में सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। लिखे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसे वर्ब, उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम बिजी टुडे, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कॉमा के अंदर है। इस वाक्य में आई एम बिजी टुडे रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इसमें जो है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, बिल्कुल क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अब तीसरा क्या है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसके वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, आई एम बिजी, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसमें वर्ब क्या है, एम। अब एम कह दिया तो आप समझेंगे एक्जुलरी वर्ब है, ये वर्ब है, मेन वर्ब का भी काम करता है। जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया हूँ उसमें बताया वर्ब 2 प्रकार का, मेन वर्ब एंड एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्जुलरी एंड मॉडल्स। तो जब मैं आपको प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया हूँ कि प्राइमरी एक्जुलरी और मॉडल्स में क्या अंतर है। उसमें अंतर है क्या, कि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु मॉडल्स का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आई एम बिजी टुडे में क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, बिजी क्या है, नाउन है, टुडे क्या है, अदर वर्ड्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ब नहीं है। एम क्या है, वर्ब है। तो ये एम को क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। इट्स भी हो जाता है, जैसे ये सीता आई इट्स ए मैन गो, तो वो इट्स वर्ब होगा, लेकिन यहां पर एम वर्ब है। इस वाक्य में एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हुआ, बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि नरेशन क्या है, नरेशन को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं, उस रूल को रूल ऑफ द नरेशन कहते हैं। रूल ऑफ द नरेशन कहते हैं, और नरेशन के कुछ टर्म्स होते हैं,
कौन से टर्म्स हो? 3 टर्म्स होते हैं, रिपोर्टिंग में, रिपोर्टेड फीस एंड वर्ब द रिपोर्टेड फीस, 3 होते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने ये शुरुआत किया नरेशन का, और इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नरेशन नहीं समझ सकते हैं। ये समझ लीजिएगा कि मैंने क्या बताया है। अब अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या है, बदलने के नियमों के बारे में समझेंगे, या नियम क्या है उसके बारे में समझेंगे। अब हमको उसके रूल्स को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे, इस वीडियो के बाद। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो पूरा का पूरा आपके पास पहुंचता रहे। कमेंट्स भी कीजिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।